कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग पॉलिटी के एक नए सेशन की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे, हम लोग उन टॉपिक के बारे में आए हुए जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनको देखा था। अब उसी के संदर्भ में अब हम लोग देखेंगे कि स्टेट पीएससीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम लोगों के साथ क्या होता है कि समस्या क्या आती है, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन के स्तर को समझने में ही थोड़ी समस्या आती है कि स्टेट पीएससीज में किस तरीके का पूछा जाता है, यूपीएससी में किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में जहां आप देखते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी क्रिटिकल कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है कॉम्प्लेक्स होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट पीएससीज में क्या होता है कि फैक्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। हालांकि अब यूपी पीएससी का 2018 के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएं तो वो कहीं ना कहीं अपने स्तर को उठाया है और उसके क्वेश्चन भी अब आपको कंसेप्चुअल हुई दिखेंगे, जो कि काफ़ी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोगों को हमेशा याद रखना रहता है। अब जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़े, अब स्टेट गवर्नमेंट पढ़े, तो कम से कम इन दोनों इस टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं या जो फैक्ट हैं, थोड़े बहुत हम लोगों को याद रखने चाहिए। और किस तरीके के क्वेश्चन स्टेट पीएससी खासतौर में यूपी पीएससी में पूछा गया है, थोड़ा सा उसको लेके चलते हैं। ये एक तरीके से पार्ट 2 है, जो कल के वीडियो थे क्वेश्चन के उसी का पार्ट 2 है ये। और इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे यूपी पीएससी पे फोकस्ड क्वेश्चन के और कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आर्टिकल वगैरह। और जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा था पिछली लेक्चर में कि यूपीएससी भी आर्टिकल पूछता है और कहीं ना कहीं आर्टिकल से ही क्वेश्चन वो निकाल के देते हैं। तो हम लोगों का जो उद्देश्य रहेगा इससे केवल क्वेश्चन के स्तर को समझना और किस तरीके की चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए, और एक और बात कि अभी कुछ बच्चों को ऐड किया गया है ग्रुप में, तो वो जो सेकंड लिस्ट में आए थे, क्वालिफाई किए थे, उन बच्चों को इसमें ऐड किया गया है। अब वो लोग रिजल्ट देखे, वेबसाइट खुल रही है नहीं खुल रही है ये तो पता नहीं, लेकिन विभाग की तरफ से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट से इन्हें जोड़ा गया है ग्रुप से, ताकि वो ऑफलाइन तो नहीं लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में शरीक हो सकें। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी या फिर जो उनके डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो बाद में जब आफ्टर ये क्लासेज स्टार्ट होंगी ऑफलाइन तब उनको कॉल करके बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ उस ग्रुप पे बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी या बहुत क्वेश्चन मत करिए, इसीलिए वो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, केवल एडमिन के लिए ही वो अलाउ किया गया है। क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर बहसबाजी शुरू हो गई और ऑथेंटिक है नहीं है, ऑथेंटिक है, भाई ऐसे नहीं किसी का नंबर यूज़ किया जाता है। यहाँ आप कॉन्फिडेंशियल आपका डेटा है मानते हैं, लेकिन कम से कम उसको जिस ग्रुप पे डाला गया है आपके ही भलाई के लिए, आपको लिंक दिया गया, आप लिंक पर जाइए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखिए, पढ़िए। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कम से कम ग्रुप की गरिमा बनाए रखें। ठीक, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे बेसिकली आर्टिकल की। हमेशा आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे कि स्टेट पीएससीज में आर्टिकल से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल को हम एक जगह पे संग्रहित करके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हम आपको दे रहे हैं और उस आर्टिकल के साथ हम एक दो बात बताते चलेंगे जिससे आपका और रिवीजन होता चलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल केवल मैं ये इसी स्टेट गवर्नमेंट का ही पढ़ाऊँगा, मैं आपको धीमे धीमे सारे जो प्रीवियस जो हम पढ़ाए हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया या फिर आपका प्रेसिडेंट हो गए या फिर आपके अटॉर्नी जनरल, वो सब के विषय में हम धीमे धीमे करके आपको आर्टिकल भी दे देंगे, फैक्ट भी दे देंगे। जिससे क्या होगा, एक तरफ आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगी और यूपी पीएससी के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से धीमे धीमे आपको इस तरीके से वीक में एक दो करके वीडियो मिलेंगे। अब बात करते हैं ऑफलाइन क्लासेस की। बहुत लोगों ने पूछा, तो ऑफलाइन क्लासेस जब तक सरकार के दिशा निर्देश नहीं आ जाएंगे तब तक शुरुआत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल के लिए। अब लोगों को लगता है, तैयारी करने वालों को, कि ऐसा है आर्टिकल तो पूरा फैक्ट है, ज़रूरी थोड़ा है कि आएगा, केवल छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी हो चाहे यूपी पीएससी हो, वो आर्टिकल से जोड़ के ही क्वेश्चन बनाते हैं। और अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में 20 क्वेश्चन अगर आते हैं मान लीजिए, तो 20 में से अगर 18-19 सही करने हैं तो आपको कंसेप्ट के साथ आर्टिकल भी पढ़ने पड़ेंगे। बिना आर्टिकल पढ़े, और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 395 आर्टिकल या 450 आर्टिकल पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको एटलीस्ट 100 आर्टिकल के बारे में जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप रीगेन करेंगे और कम से कम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक।
ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चूँकि चल रहा था तो उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ आर्टिकल की बात करते हैं। इसको बोलता जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे कि आर्टिकल बेस्ड या फिर फैक्चुअल बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीएससी बना रहा है, स्टेट पीसीएस बना रहा है। क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी हम लोगों की प्रीवियस वीडियो उसमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो पहला आर्टिकल देखें तो राज्यपाल के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 153। ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी जितने भी स्टेट हैं वहाँ एक राज्यपाल होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार, हर राज्य में राज्यपाल होता है तो कभी कभी 2 से 3 जगह का प्रभार क्यों दे दिया जाता है। तो इसी बात को इसी में बोला गया है 153(1) में कि अगर ज़रूरी समझा जाए तो एक राज्यपाल को 2 से 3 राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है, 2 से 3 राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है। देखिए, यूपीएससी इसी टाइप का, कल के वीडियो को देखिएगा तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में। तो देखिए, आपके आर्टिकल से इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है कि 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और इसी में 153(1) में क्या कहा जाता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का प्रभार ले सकता है। इसमें एक विशेष बात है, आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल का भी कार्य देखता है तो उसकी जो पैसा होता है, उसका जो धन और जो उसकी भत्ते होते हैं या सैलरी होती हैं राज्यपाल महोदय की, वो उन राज्यों के बीच में बांट दी जाती हैं, उन राज्यों के बीच में बांट दी जाती हैं। इसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, कि वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है, मध्य प्रदेश का भी प्रभार देख रहा है, तो ऐसा करो कि जो सैलरी मिल रही है, इनको भत्ते मिल रहे हैं, वो दोनों राज्यों में डिवाइड कर दिया जाए, आधा आधा, क्योंकि दोनों जगह का देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इससे आपका क्या क्लियर हुआ, आपका पहला आर्टिकल क्लियर होता है। अब दूसरा आर्टिकल क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 154। कार्यपालिका शक्ति को तो आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आएगा, जितने भी पदों पर नियुक्ति करनी है। अब कौन कौन से पद होते हैं, जैसे यूपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और क्या है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होगा स्टेट का, उसके बाद किसकी नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो इन सब पदों पर नियुक्ति करने का जो अधिकार कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल के ही नाम से उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 154 में बोला गया है। अब आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, 155। इस आर्टिकल को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हम कई लोग मार के चले आए थे 153, उस समय यूपीपीएससी का ही था, शायद 2016 या 17 का क्वेश्चन है ये। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 156। आर्टिकल 156, राज्यपाल की पदावधि सामान्यतः जो उनका कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब तक नया राज्यपाल नियुक्त न हो जाए तब तक वह पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 5 वर्ष उनका कंप्लीट हो गया और नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो पद खाली हो जाएगा, खाली नहीं होगा, वहाँ वो तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया राज्यपाल ना आ जाए या किसी अन्य स्टेट के राज्यपाल को उसका प्रभार न दे दिया जाए, यानी वो सीट कभी खाली नहीं रह सकती। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 156(1) के तहत क्या है। तो राज्यपाल की पदावधि के बारे में हमने बात कर ली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 156(1), राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो होती है राष्ट्रपति महोदय के ऊपर। और अगर राष्ट्रपति महोदय उनसे संतुष्ट नहीं होते तो वो जब चाहें किसी भी कारण से उनको निकाल सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, और इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में गाइडलाइन दी है कि अनावश्यक भी राज्यपाल को ना हटाया जाए, राजनीतिक कारणों से जुडिशियल रिव्यू के लिए बोला है, लेकिन जो
ओरिजिनल बात है कि जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं तब तक वह पद पे बने रह सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए किया जाता है कि उनको हटाने का एक प्रोसेस होता है। उनको हटाने के लिए संसद में बाकायदा क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी में, कि दोनों सदनों से एक विशेष प्रक्रिया होगी, समिति बनेगी, उनके ऊपर फिर आरोप तय किए जाएंगे। ये सब कोई प्रक्रिया नहीं होगी। राष्ट्रपति महोदय को लगा कि वो अपने कार्यों को करने में अक्षम है, उनके सही तरीके से कार्य का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जब चाहें उनको हटा सकते हैं और उनको कहीं क्वेश्चनेबल भी नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया प्रसाद पर्यंत। तो याद रखिएगा 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन सा है, आर्टिकल 156(1). इस आर्टिकल को विशेष तौर पे याद रखिएगा। जिस पे बोलता जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग गहराई से समझिएगा। हालांकि ये जो PDF है वो मैं शेयर करूँगा दोनों इकट्ठी, और नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 157, अनुच्छेद 157। तो राज्यपाल निर्वाचित होने के लिए अहर्ता का मतलब क्या हुआ कि क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो भाई वहीं जो एलिजिबिलिटी होती है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातों को अनुच्छेद 157 में बोला गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 157 में क्या बोला गया है, राज्यपाल निर्वाचित होने के लिए अहर्ता। अब आते हैं अनुच्छेद 158 पे। राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 158 में है, ठीक। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 159, राज्यपाल द्वारा शपथ। अब हर पद के लिए शपथ की व्यवस्था की गई है। तो ये शपथ की व्यवस्था की गई है, कुछ लोगों की अनुसूचियों में की गई है और कुछ लोगों की अलग से उल्लेख किया गया, जैसे राष्ट्रपति महोदय का। उसी प्रकार से राज्यपाल के भी शपथ की व्यवस्था संविधान में की गई थी। अब एक बात बताइए कि राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेंगे, बताया था क्लास में हमने। आपको लगता होगा कि राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो है मुख्य न्यायाधीश जो होंगे हाई कोर्ट के संबंधित राज्य के, उनके समक्ष शपथ लेते हैं, हाई कोर्ट के CGI के सामने, जिस भी राज्य के हैं। मान लीजिए आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ हमारी राज्यपाल महोदय हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाया होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के CGI। और त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। शपथ लेंगे हाई कोर्ट के CGI के सामने, लेकिन त्यागपत्र किसको देंगे, हाई कोर्ट के राष्ट्रपति जी को। और नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति जी। किसके अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 160 में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कभी कोई इमरजेंसी फंस जाती है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो राज्यपाल को कुछ इमरजेंसी पावर दी जाए। ये देंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय। या फिर संसद कोई बिल पारित करके इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकती है कि मान लीजिए कोई बात है, कोई पावर को बढ़ाना है, कुछ इमरजेंसी, मान लीजिए लॉकडाउन की सिचुएशन थी, वहाँ पे राज्यपाल के पावर को कहीं कुछ बढ़ाना घटाना होता या कुछ आवश्यकता होती है आपातकालीन स्थिति में, तो इसमें इस आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता था। अब जैसे जब हम लोगों ने कल पढ़ा था तो ये क्वेश्चन नहीं था कि राज्यपाल महोदय के पास क्षमादान की शक्ति नहीं है। तो इसी का देखिए ये आर्टिकल है कि आर्टिकल 161 के तहत क्षमा करने के संदर्भ में इनको पावर मिली हुई है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं किसी भी सज़ा प्राप्त व्यक्ति को, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, उसकी सज़ा की प्रकृति को कम कर सकते हैं। क्लास में बताया होगा, याद होगा आप लोगों को, जब फिजिकल क्लासेज चल रही थी राष्ट्रपति वाले में, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि सज़ा की प्रकृति को बदल सकते हैं। पता चला कि उनका क्या है कि आजीवन कारावास है, अब आजीवन कारावास को वो बदल कर क्या किए कि वो सामान्य कारावास में कर दिए, 7 साल के कारावास में कर दिए। या फिर फांसी की सज़ा हुई है तो उसको सश्रम आजीवन कारावास में कर दिए। तो इस तरीके से दंड की प्रकृति को दंड की प्रकृति को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं, दंड की जो मात्रा है, जैसे मान लीजिए किसी के 10 साल है तो उसको 5 साल कर दिया, इस तरीके की व्यवस्था है। या फिर पूर्णतः क्षमादान दे दिए। सेना के मामले में नहीं है, वहाँ केवल राष्ट्रपति महोदय को है, लेकिन अन्य मामलों में है। वो भी कौन से मामले होते हैं जहाँ राज्यपाल महोदय क्षमादान देते हैं। क्लास में बताया था मैं कि राज्य सूची में जो विषय थे, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 2 सूचियों में जो विषय हैं, अगर उस पर कोई विवाद होता है, उस पर कोई क्राइम करता है, देन किसको मिलेगी पावर,
वो देखेंगे राज्यपाल महोदय, वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय नहीं देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर राज्यपाल महोदय की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने के संबंध में कि अनुच्छेद 162 के तहत क्या है कि मान लीजिए कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो अनुच्छेद 162 की तरफ विचार किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनको अगर देख लिया जाए तो हम लोगों का मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकता है स्टेट पीएससीज वगैरह में, हम उसको या यूपीएससी में इससे बाहर बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो हमने आपको बता दिए राज्यपाल वाले सेक्शन में। अब हम लोगों को अगर देखना चाहिए तो देखना चाहिए क्या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी में या अदर एग्ज़ाम में। तो यूपीएससी का तो कल हम लोगों ने देखा कि कई जगह वहाँ पर आर्टिकल की बातें की गई, अनुच्छेद से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिली। वैसे ही आपको देखिए यूपीपीएससी में भी मिलती है। अब जैसे आप देखिए पहला क्वेश्चन है 2012, 13, 14 3 साल आया लगातार, और सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? शपथ कौन दिलवाएगा? कौन सा आर्टिकल था? देखिए आप लोग सोचिए, नहीं तो शपथ कौन दिलाएगा? ये देखिए आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा। अब कौन दिलाएगा? किसको बताया था हमने कि भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा? नहीं। संबंधित राज्य के वर्तमान राज्यपाल दिलाएंगे? क्यों, राज्यपाल को शपथ कैसे दिला सकता है? तो आंसर क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सीजीआई। ये इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर हुआ सी। ठीक है, तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। त्यागपत्र कौन लेता है? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा, ये 12, 13, 14 में पूछा हुआ है। तो इसी तरीके से अब इसी में क्वेश्चन पूछना होता तो आर्टिकल पूछ लेता। तो आर्टिकल क्या था? 159। तो इस तरीके का थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन भी देखते रहिएगा, भले ही पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन अमूमन 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको आर्टिकल से रिलेटेड यूपीपीएससी में तो मिल ही जाएगा। नहीं तो पहले तो याद है मुझे 4, 5, 6 इतने रेशियो रहते थे केवल आर्टिकल से, और अब मान लीजिए चेंज किया है पैटर्न, तो स्टेटमेंट में दे सकता है। नहीं वो देगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट में बना के देगा। तो इसलिए एकदम तैयार रहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीपीएससी मेंस में पूछा हुआ था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो ये हम आपको अनुच्छेद वाले में नहीं बताए थे, चूँकि विधानसभा वाले सेक्शन में बताते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं कि 213 में अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। अध्यादेश क्या होता है? जब सदन जो विधानसभा का सदन जो है वो न चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में किसी कानून को बनाने की आवश्यकता हो, तब किधर देखा जाएगा? तब राज्यपाल महोदय अपने द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर वो कानून पारित कर सकते हैं। ऐसा मत का कानून 6 महीने 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है, क्योंकि सदन का जो सत्र है मैक्सिमम गैप 6 महीने का होता है, और 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित करना होता है ऐसे अध्यादेश को, अगर इस अध्यादेश को इनको कानून के रूप में लाना हो। अध्यादेश तो मान लीजिए 6 महीने तक लागू रहा, लेकिन अब 6 सप्ताह का समय दिया जाता है कि विधानसभा को कि क्या आप इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो स्वयं समाप्त हो जाता है। तो ऐसी पावर और किसको दी गई है? राष्ट्रपति जी को। वो कौन से आर्टिकल में है? 123। तो राष्ट्रपति महोदय को 123 में दिया गया है, तो राज्यपाल महोदय को 213 में बतलाया गया है। तो इस तरीके से कंपेयर करके करिएगा। लास्ट में मैं दूंगा आपको एक कंपेयर करके आर्टिकल का, कि एक तरफ क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट महोदय रहेंगे, क्योंकि और एक तरफ गवर्नर महोदय रहेंगे। तो जो नियुक्ति किस में है, कौन से आर्टिकल में, तो एक कंपैरिजन हो जाएगा ना, तो दोनों याद रहेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, ऐसा नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल रटने हैं, कम से कम 7-8 ऐसे करके आपको रटने हैं, और ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। आप इसको कितना भी अवॉइड कीजिए, छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। इस तरीके से आप देखिए तो ये आपका इसका आंसर क्या हुआ? सी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2010-2004 में। रिपीटिशन भी होता है स्टेट पीएससी में, तो इसलिए क्वेश्चन को पलटते रहा कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के या मेंस के भी पलटेंगे उतना ही आपको पेपर के का आइडिया लगता है। ठीक है, तो अब देखिए राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या कथन है? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, सामान्यतः यह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं। तो ये बताइए उन्हें राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही है ये। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं यानी प्रसाद पर्यंत रहते हैं, बताया था आपको आर्टिकल 156A के तहत, सही है ये। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, आर्टिकल 154, सही है। उसके बाद सामान्यतः, ये वर्ड याद रखिएगा, सामान्यतः यह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, सामान्यतः। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर राज्यपाल महोदय नया राज्यपाल नहीं नियुक्त हुए जब तक, तब तक ये पद पे बने रह सकते हैं। अब हो सकता है इस कार्य में 5 महीने 5 दिन लग जाए, 5 साल 5 महीने लग जाएं, 5 साल 10 महीने लग जाएं। ये तो डिपेंड करेगा कि नई नियुक्ति कब होती है, कब अपॉइंट होते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। तो इस तरीके से आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका 1 और 2 होगा, नहीं होगा। 1 2 3 होगा, नहीं होगा। 1 2 4 होगा, नहीं होगा। सभी चारों बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल भी आप देखते हैं तो आपसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो गलत नहीं होंगे। टफ हो जाते हैं, मैं मानता हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये सब समस्याएं रहती हैं एग्ज़ाम में, बट लेकिन अगर आप इजी क्वेश्चन कर ले, आर्टिकल वगैरह रट के भी गए तो क्वेश्चन तो हैंडल कर लेंगे आप। इसीलिए आप दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पता चला कंसेप्ट के चक्कर में फैक्ट भी भूल गए और फैक्ट के चक्कर में कंसेप्ट को भी आप क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं बैलेंस बनाने के लिए। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा? नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष? नहीं। भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप एक बार आर्टिकल पढ़ लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए स्टार्टिंग में, अब देखिए बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं 5वां, देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? किस व्यक्ति की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो देखिए, मुख्यमंत्री का करता है, बिल्कुल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की करता है, बताए थे कार्यपालिका शक्ति में, बिल्कुल करेंगे। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश और महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की तो करता है, क्योंकि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति तो राज्यपाल महोदय करते हैं, क्लास में भी बताया था मैं और लिखवाया भी हूँ। लेकिन जो ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसकी नहीं करता। इसकी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कल के डेट में हम लोग जब लेक्चर कर रहे थे तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि नहीं यूपीएससी में, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसको बाकायदा सजा के एकदम स्टेटमेंट में लैंग्वेज चेंज करके दिया था और क्वेश्चन अंततः यही था। समझ गए? तो ऐसा मत सोचिएगा आप, अगर आप कंसेप्ट तैयार किए हैं, फैक्ट भी थोड़ा बहुत आता है आपको, अनुच्छेद वगैरह भी आता है, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन तो बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ये क्या है? ये 2000 यूपीपीएससी में 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को दिए गए उपलब्धियां और भत्ते, यानी उनकी सैलरी, उनकी जो टीए डीए जो भी अलाउंसेस होते हैं, वो किस पर भारित होंगे, कौन देगा? ये क्वेश्चन है ये। तो क्या राज्यपाल अपने मर्जी से कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार काफ़ी हद तक नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रपति बोलेंगे यहाँ, 1 मिनट बताता हूँ आपको। तीसरा है गृह मंत्रालय के अनुसार, नहीं। इसे उन राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है, ये आंसर होगा जो स्टार्टिंग में ही मैं बोला था कि इन्हें उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। यानी राष्ट्रपति वो जो डिवाइड करते हैं सैलरी, जैसे दो राज्यों का कार्यभार देख रहे हैं राज्यपाल महोदय, तो होता क्या है कि उस चक्कर में क्या होता है कि
उन दोनों राज्यों में आधा आधा डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई दोनों जगह का काम देख रहे हैं तो दोनों जगह से उनका पैसा डिवाइड होगा। अकेले उत्तर प्रदेश ही इतना पैसा क्यों दे, या अकेले एमपी ही क्यों दे। तो इस संदर्भ में क्या है, दोनों भाग में, दोनों को थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी 1997 और 2004 में आया हुआ कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है देखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, हाँ। वह 5 वर्षों तक पद पर रहते हैं, हाँ। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधानसभा उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किए जा सकते हैं। यानी क्या है कि राज्य की विधायिका उनको हटाने का प्रबंध करेंगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल क्या है, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वहाँ पर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य विधानमंडल जो है, राज्य विधानसभा बैठ के कानून बनाए और इस तरीके से चीज़ों को करें, वो नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये गलत है आपका, ठीक है। अब हम लोग कुछ अनुच्छेद के बारे में देखते हैं, ठीक है। वो अनुच्छेद क्या है कि विधानमंडल से संबंधित, देखिए एक हम लोग राज्यपाल का हो गया, अब विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद का करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत क्या है कि सभी राज्यों में विधानमंडल का गठन होगा। यानी जो संघात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है, तो दोनों ही स्तरों पर व्यवस्थापिका का गठन होगा। व्यवस्थापिका का मतलब विधानमंडल का गठन होगा, जो कानून बनाने का, कानून निर्माण करने की संस्था के रूप में कार्य करेगी। तो ये कौन से आर्टिकल से पता चलता है? आर्टिकल 168। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स 169 के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन एवं समापन, सृजन एवं समापन, उत्साधन, ठीक है। तो 169 के अनुसार क्या है कि राज्यों में हम विधान परिषद का गठन कैसे करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को बतलाया गया है आर्टिकल 169 में। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी चर्चा में भी रहेगा। क्यों? करंट में आया हुआ है मुद्दा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अभी ममता बनर्जी जीतने के बाद वहाँ पर उन्होंने घोषणा किया है कि वहाँ पर विधान परिषद के लिए वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। और अभी ये पिछले साल भी चर्चा में था, क्योंकि आंध्रा की गवर्नमेंट ने क्या किया, आंध्रा की जो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया था कि भैया वहाँ का जो विधान परिषद है उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी वेस्ट बंगाल में बनाने को लेकर और आंध्र प्रदेश में ख़त्म करने को लेकर। तो ये आर्टिकल 169 करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कि कैसे बनता है विधान परिषद, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाना है, हर जगह नहीं बनेगा, वो जनसंख्या और सीटों के अनुसार बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है? ताकि विधानसभा को कंट्रोल किया जा सके। बड़े राज्यों में क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा तानाशाही कर सके, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है और बड़े राज्यों में किया जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, बनाना है आपको तो क्या करेंगे, जिस राज्य में बनाना है, मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में बनाना है, तो वहाँ की विधानसभा सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। और प्रस्ताव जाएगा कहाँ पर? संसद में। फिर संसद में दोनों सदनों से अलग अलग पारित किया जाएगा, यानी दोनों सदनों में अलग अलग पारित करके तब राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपनी जो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये किसी भी राज्य में बनाने को लेकर। तो ममता दीदी को अगर बनाना होगा तो क्या करेंगी, ममता बनर्जी क्या करेंगी, यहाँ पर 2/3 बहुमत से पारित करेंगी, विशेष बहुमत से। उसके बाद क्या करेंगी, संसद भेजेंगी। पार्लियामेंट में भेजने के बाद क्या होगा कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास करके कहाँ जाएगा, ये
राष्ट्रपति महोदय के पास, और ये दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पारित कराया जाएगा और तब इसको भेजा जाएगा हम कहाँ पर, राष्ट्रपति महोदय के पास। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के टाइप में हमने करा दिया। तो 169 जरूर याद रखिएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि करंट से जुड़ा मुद्दा है। यूपीएससी वाले भी ध्यान रखेंगे प्रोसेस को कि क्या प्रोसेस होता है बनाने और ख़त्म करने को लेके। अब बात करते हैं आर्टिकल 171 में। तो विधान परिषद की संरचना क्या है, कितनी सीटें होंगी। तो मैं बताया था कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वह वहाँ की विधानसभा के सदस्य संख्या का, विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये संरचना के बारे में बताया गया है। याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी, अभी कल ही बात कर रहे थे हम लोग, तो एक क्वेश्चन आया था तो उसमें इसको 2/3 करके यूपीएससी ने पूछा था। तो नहीं, विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी। और मिनिमम कितनी होगी सीटें, 40। मिनिमम कितनी होंगी, 40। ठीक है, तो इस तरीके से विधान परिषद की संरचना। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, जहाँ पे कल भी चर्चा हुई थी कि विधानसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, कुछ अपवाद को छोड़ के, जैसे कुछ राज्य हैं उनको छोड़ के, अरुणाचल वगैरह को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं तो विधानमंडल के बनाने को, विधान परिषद को बनाने को लेके विधान परिषद की संरचना और विधानसभा की संरचना, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं इनसे। अब आते हैं राज्यों की विधानमंडल की अवधि, तो कितनी होती है, 5 साल, अनुच्छेद 172। अब आते हैं अनुच्छेद 173 में, तो राज्य के विधानमंडल की सदस्यों के लिए अर्हता, विधानमंडल की सदस्यों के लिए अर्हता, जैसे विधानसभा में कितनी है, 25 वर्ष, जो मिनिमम एज रखी गई है, भारत का नागरिक हो, और ये सब सारी बातें जो हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 173 में है। फिर अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन, ये तीनों के संबंध में जो बात बतलाते हैं वो आर्टिकल 174। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 176, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये विशेष अभिभाषण कैसा होता है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट का होता है उसी प्रकार से। कैसे, जब कोई नई सरकार चुन के आती है तो पहले दिन राज्यपाल महोदय आते हैं सदन में और बताते हैं कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, आप लोग चुने गए हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं। तो एक विशेष अभिभाषण होता है, एक विशेष भाषण होता है जिसे मंत्रिपरिषद बना के देती है। और हर साल में जो बजट सत्र में पहले दिन ये विशेष अभिभाषण किया जाता है। ठीक है, विशेष अभिभाषण के बाद एक विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित करने में सत्ताधारी दल असफल होता है तो उसकी सरकार भी गिर जाती है। अटल जी की जो सरकार गिरी थी वो यही विशेष अभिभाषण के बाद ही गिरी थी, तो आप लोग याद रखिएगा। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे विधानमंडल के इतने आर्टिकल क्यों बता रहा हूँ। देखिए, संसद के आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते ही हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के आर्टिकल आप जल्दी नहीं पढ़ते और एग्जाम में अक्सर इसी में कन्फ्यूज होकर गलत कर देंगे, कहेंगे 172 था कि 173। तो ये एक समस्या रहती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 178 क्या कहता है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो पूरी बातें हैं। विधानसभा का अध्यक्ष कहाँ चुना जाएगा, उसी सदन से चुना जाएगा और उसी सदन के लोग चुनेंगे, सामान्य बहुमत से चुनेंगे। ठीक है, वहीं आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात करते हैं। इनका भी नियुक्ति कहाँ से होगी, विधान परिषद से ही होगी। ठीक है, उसके बाद 181 के तहत क्या है कि जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद से हटाए जाने के संबंध में कोई संकल्प अगर विचाराधीन हो तो वह पीठासीन का अधिकारी न हो। संसद में याद है जब हमने बताया था लोकसभा अध्यक्ष के समय कि लोकसभा अध्यक्ष, जैसे लोकसभा अध्यक्ष पर क्या होता है कि जब उन्हीं को हटाने को लेकर कोई प्रस्ताव है तब वह पीठासीन अधिकारी हो के बात नहीं कर सकते, तब वो संसद के एक सदस्य के रूप में होते हैं और वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिखा गया है कि वो उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 194 विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का विशेषाधिकार। जैसे सिविल मामलों में उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, सदन का सत्र चल रहा है तो 2 महीने तक उन पर कोई क्या कहते हैं, उनको किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। सदन जब चल रहा होगा तो सामूहिक रूप से क्या है कि अगर उनको पावर है कि जो सदन में बातें चल रही हैं उसके प्रसारण के संबंध में वो चाहे तो मीडिया को रोक भी सकते हैं।
लोगों को, जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, उनको सजा भी दे सकते हैं अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी करे और इस तरीके के, या फिर सदन में जो वो भाषण दे रहे हैं या जो चीज़ें वो बोल रहे हैं उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये उनका जो विशेषाधिकार है। तो आर्टिकल 194 विधानमंडल के दोनों सदनों का विशेषाधिकार। अब आर्टिकल 190 के को देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 190 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा है। और संसद में धन विधेयक के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? 110 है। अब आते हैं अनुच्छेद 200 का। तो विधेयकों का आरक्षण, जैसे हमने बात किया, कल क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या था कि जब राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि कोई ऐसा विधेयक जो राज्य विधानमंडल में पारित होकर आया है साइन करने के लिए, और वह केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन कर रहा है, या केंद्र की शक्ति को कम कर रहा है और राज्य की शक्ति को बढ़ा रहा है, और संविधान के अनुसार नहीं है, तब वह विधेयक को आरक्षित कर लेते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति जी के लिए। अब राष्ट्रपति जी उस विधेयक पर निर्णय करेंगे कि ये विधेयक पर साइन कर देंगे तो कानून बनेगा, नहीं साइन करेंगे तो नहीं बनेगा। फिर अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। ठीक है, ये विनियोग वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आप लोग प्रीवियस वीडियो जाइए संसद वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पूरा के पूरा बजट को ढंग से समझाया है, और उसको देख लीजिए। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 212 के तहत क्या है कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही के लिए, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच ना की जाए। और 213 के तहत अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस पास करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद हो जाता है विधानसभा वाला ख़त्म। पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आज या कल तक मिल जाएगा। फिर उसको लेके बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको कंसेप्ट और ये आर्टिकल एक साथ लेके चलना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत, जिससे आइडिया लगे कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सही है कि नहीं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी मेंस 2017 में आया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अब ये बताइए कि विधान परिषद जो होती है ये कभी भंग नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, कॉन्टीन्यूअस चलती है। लेकिन इसे समाप्त तो किया जा सकता है ना, इसको समाप्त किया जा सकता है। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा था कि विधान परिषद को बनाना और ख़त्म करना ये दोनों ही हाथ में होता है संसद के। तो ये इसका आंसर क्या होगा? राज्य विधान परिषद। अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये राज्य की संचित निधि कौन संचालित करेगा? ये यूपीपीसीएस 2004-2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 266 के तहत केंद्र की संचित निधि थी, उसी तरीके से राज्य की संचित निधि है। इसी में सारा धन रखा जाता है और इसी से पूरा धन खर्चा किया जाता है। तो ये किसके अंडर में रहेगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। हम लोगों ने संसद में पढ़ा था, बस उसी तर्क पे लगाइए इसको। राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, वित्त मंत्री द्वारा नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका संचालन करेगा विधानमंडल। और विधानमंडल में कौन कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं, ये यूपीपी से 2011 का क्वेश्चन है। राज्य विधान परिषद के सृजन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 2011 में आया है। हम लोग इतनी बार पढ़े हैं। क्या अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 172 में, या अनुच्छेद 173 में? तो राइट आंसर इज द ए, 169। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जाएगी? अभी बताया है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। किसी राज्य के राज्यपाल के संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा की संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो आप लोग तो बिना पढ़े देखते तो कहते मार देते बी, नहीं, इसका आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि बताया था कि राज्य विधानसभा की द्वारा जब संकल्प पारित कर लिया जाएगा तब संसद इस पर
बनाएगा। जिस राज्य को अपने यहाँ बनाना या ख़त्म करना है, पहले वो ना अपना पहले संकल्प पारित करेगा 2/3 बहुमत से, उसके बाद न जाएगा वो। तो ये बात याद रखिएगा आप। तो ऑप्शन इज सी। नहीं तो झटके में लोग होते तो मार देते संसद, बाद में घर आते कहते यार मिलाए थे, सही क्वेश्चन था, गलत पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया कि जो अपना टॉपिक पढ़ा था तो एक अपना क्विक रिवीजन हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न मैं आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से आप अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देखिए, उसका किस साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है उस साइड को पढ़िए। ज़रूरी नहीं, देखिए तैयारी में ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, और नहीं भी पढ़ पाएंगे। कभी भी तैयारी में सिलेबस ख़त्म नहीं होता। आपको पास होने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने ही हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है, आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपका कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी आधार पे मेरा मानना है कि आप हर सब्जेक्ट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, उससे एनालाइज कीजिए किस टाइप के किस टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं। पता चल रहा है आप पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा है, क्या करेंगे आप ऐसा लेके। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को करिए। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरीके से फालतू का कमेंटबाजी मत करिए किसी को। और उसके बाद आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशन है सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। ओके।